नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मोचन जागृति के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज पृथ्वी का स्वरूप, गतियाँ, स्थिति व समय गणना। इनकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम कंसिडर करेंगे। हम लगभग 15 क्वेश्चन लेकर के फिर से आए हैं और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट व शेयर जरूर करना। हम के कमेंट और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण ब्रह्मांड को माना जाता है, यानी जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसको पृथ्वी केंद्रित माना जाता है। यानी संपूर्ण जो ब्रह्मांड है इसी संपूर्ण ब्रह्मांड को पृथ्वी केंद्रित माना जाता है। इसका आंसर आपको मिल गया है। दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है। यानी दूसरा प्रश्न है कि सामान्यतः पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है। पृथ्वी का आकार सामान्यतः गोलाकार माना जाता है। कैसा माना जाता है? गोलाकार। लेकिन हम पूर्ण गोलाकार न कह करके सामान्य या लगभग से गोलाकार कहा सकते हैं। यानी इसको हम अन्य लगभग से गोलाकार के नाम से भी जान सकते हैं। यानी जो पृथ्वी का जो आकार है वो लगभग से गोलाकार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन और रात का निर्माण कैसे होता है। यानी दोस्तों प्रश्न यह है कि दिन और जो रात होती है उसका निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस भाग में पड़ेगी, मान लीजिए ये पृथ्वी के दो भाग हैं, पश्चिमी और पूर्व। तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर मुंह करती है। जो पृथ्वी है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर मुंह करती है। तो सबसे पहले इस पूर्वी भाग के ऊपर दिन होगा और इस भाग पे क्या होगी? रात। लेकिन जो ही ये भाग इधर आएगा तो यहाँ पे दिन और यहाँ पे रात हो जाएगी। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है इसके आधार पर ही पृथ्वी के ऊपर दिन और रात का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा प्रश्न है, किस खगोलशास्त्री ने सूर्य को सौरमंडल के मध्य बताया। यानी प्रश्न है, किस खगोलशास्त्री ने सूर्य को सौरमंडल के मध्य बताया। इसका आंसर है कोपरनिकस। कोपरनिकस व गैलीलियो, इन्होंने यह बताया कि जो सूर्य है वो सौरमंडल के मध्य स्थापित माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रश्न था, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय व्यास कितना है। 5वां प्रश्न क्या था? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय व्यास कितना है। यदि हम इन व्यासों की बात करें तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर माने जाता है। यानी पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है उसकी बात करें तो वो होता है 12,712 किलोमीटर। यानी ये भूमध्य रेखीय व्यास और ये ध्रुवीय व्यास माना जाता है। यानी ध्रुवीय व्यास मानते हैं 12,712 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखीय जो व्यास होता है पृथ्वी का वो होता है 12,756 किलोमीटर।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि व ध्रुवीय परिधि कितने कितने किलोमीटर मानी जाती है। अब बात करें तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो 40,000 स्वतंत्र किलोमीटर मानी जाती है, जबकि ध्रुवीय परिधि होती है वो 40,000 किलोमीटर मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है वो 40,000 स्वतंत्र किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय परिधि है वो 40,000 किलोमीटर मानी जाती है। यह प्रश्न भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के व्यासों और परिधियों में कितना कितना अंतर माना जाता है। यानी जो पृथ्वी की जो परिधि है या जो व्यास है उनमें कितना कितना अंतर माना जाता है। दोस्तों ये व्यास है जबकि ये दोनों क्या है, परिधि। इनकी बात करें तो दोनों व्यासों के बीच के अंदर यानी भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, इन दोनों के बीच के अंदर लगभग 44 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है, जबकि दोनों परिधियों की बात करें तो इनके अंदर लगभग 77 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। इसलिए हमें इस प्रश्न का आंसर भी मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना माना जाता है। यानी इस पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो कितना माना जाता है। इसको प्रश्न क्या था, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना माना जाता है। दोस्तों हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर माना जाता है। बात करें लाखों में तो पृथ्वी का क्षेत्रफल 5100 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। बात करें करोड़ की तो पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर माना जाता है। हम ये कह सकते हैं पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 5100 लाख वर्ग किलोमीटर या 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय व जलीय भाग का परसेंट कितना कितना माना जाता है। दोस्तों अपन इस पूरे धरातल की बात करें, पूरे इस पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी के ऊपर 71% जो भूभाग है, सॉरी 71% जो भाग है वो जलीय भाग है। कौन सा भाग है, जलीय। जबकि जो 29% भाग है वो मात्रा की स्थलीय भाग माना जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का स्थलीय भाग की अपेक्षा जलीय भाग ज्यादा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धरातल का घनत्व वह आयतन कितना परसेंट है, सॉरी कितना है, वह पृथ्वी का जो भार है वो कितना माना जाता है। हम बात करें पृथ्वी या धरातल की घनत्व की तो धरातल का जो घनत्व है वो 5517 किलोग्राम प्रति घन मीटर माना जाता है। यानी जो धरातल है उसका घनत्व की यदि हम बात करें तो उसका जो घनत्व है 5517 किलोग्राम घन मीटर माना जाता है। बात करें आयतन तो इसका जो आयतन है वो 416 क्यूबिक प्रति किलोमीटर। और बात करें इसके भार की तो पृथ्वी का जो भार है वह 6600 खरब टन माना जाता है। यानी पृथ्वी का जो भार है वो 6600 खरब टन माना जाता है। प्रश्न है, धरातल हमें
चपटी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो धरातल है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वह कोण की बात करें तो 66.5 डिग्री ये कोण का निर्माण करती है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण पृथ्वी हमें चपटी दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर पृथ्वी की घूर्णन गति 0 हो जाती है? वह कहां पर इसकी गति सर्वाधिक मानी जाती है? बात करें तो दोस्तों ध्रुवों पर जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो 0 हो जाती है। जबकि बात करें विषुवत रेखा के ऊपर जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो सर्वाधिक मानी जाती है। सामान्यतः 1400 मीटर प्रति सेकंड मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी व सूर्य के मध्य कितनी दूरी मान जाती है? कम व अधिक को भी बताइए। पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो इसके मध्य की जो औसत दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। बात करें अधिकतम की तो अधिकतम जो दूरी होती है वो 15.2 करोड़ किलोमीटर, जबकि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 14.7 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। यानी औसत 15 करोड़ किलोमीटर, न्यूनतम में 14.7 करोड़ और जो अधिकतम है 15.2 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपसौर व उपसौर, यानी अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं? जब सूर्य और जो पृथ्वी है उसकी दूरी अधिकतम होती है तो उससे स्थिति को अपने अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है तो उस स्थिति को हमें उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। इसलिए आपको अपसौर और उपसौर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? दोस्तों बात करें पृथ्वी के ऊपर कौन से ऐसे दिन होते हैं जब वो रात व दिन बराबर व सेम होते हैं? तो 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों